खूबसूरत थे इस कदर कि महसूस ना हुए, नादानियों में जो गुजर गए दिन, बस वही कमाल के थे। वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ख़ास तौर पे जो दिन बड़ी ही हँसी खुशी में गुजरते हैं, जो बड़ी ही बेपरवाही में गुजरते हैं, उन दिनों का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह फुर से उड़ जाते हैं। लेकिन मुश्किल में गुजारा हुआ वक़्त इंसान के 14 तबक रोशन कर देता है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ना ही ये किसी के लिए रुकता है। हमेशा ज़िंदगी में वो फ़ैसला कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेकर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे बेचारे पाकिस्तानी यहाँ पे यूके में आने के बाद बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी ही ख़वारी झेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए हम पाकिस्तानियों को यही लग रहा होता है कि भी जो बंदा एक दफ़ा बैरून मुल्क चला गया है, जैसे कि यूके, कनाडा या अमेरिका में चला गया है, तो बस इसके वारे न्यारे ही हो गए हैं। इसकी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल जो है ना वो चेंज हो गया है। वहाँ पे जाके ये अच्छे-अच्छे खूबसूरत घरों में रह रहा है, जहाँ पे कि ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया है। लेकिन वो बिहाइंड द सीन बैठे हुए इस बात को नहीं जानते कि इन घरों में रहने के लिए, इस लिविंग स्टैंडर्ड को अपनाने के लिए और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए वो बंदा कौन कौन सी चक्की में से गुजरता है। उसके रात और दिन का सुकून किस तरह से बर्बाद होता है, उसकी रातों की नींदें कहाँ पे चली जाती हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो कर रह जाती है और बाकी रहती है तो सिर्फ लहजे की तलखी और एक करख्तपन। लोगों को ये लग रहा होता है कि जब से ये बंदा बाहर गया है, इसकी लाइफ जो है ना वो चेंज हो गई है। इसके पास जब से पैसा आया है, इसने तो माथे पे अपनी आंखें ही रख ली हैं। ना हमसे बात करता है, ना हमें फ़ोन करने की इसको फुर्सत मिलती है और पैसा आ जाने के बाद अब इसका दिमाग 7वें आसमान पे चला गया है। ये अब हम पाकिस्तानियों को इंसान नहीं समझता, तभी हमसे कोई राब नहीं है और ना ही हमसे कोई बातचीत चल रही है। यही सब कुछ जो था ना वो मंसूर अहमद की फैमिली को भी फेस करना पड़ा। मंसूर अहमद यहाँ पे यूके में अपनी बीवी और बच्चों के साथ कोई तकरीबन 3 साल पहले आया था और यहाँ पे आने के बाद अब ये लोग ना इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। एक तरह से हैंड टू माउथ ही हैं और उन लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि इस तरह की स्टक सिचुएशन में से किस तरह से बाहर निकलें और पाकिस्तान वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मंसूर अहमद पाकिस्तान में अपनी जायदाद में से जो इसका हिस्सा था ना, इसके 2 भाई और थे वहाँ पे और 2 बहनें भी थीं और इसने अपनी जायदाद में से ना अपना हिस्सा लेके अपनी बीवी का केयर होम का वर्क वीज़ा इसने लगवाया था और ये वीज़ा इनको 5 साल के लिए मिला था और उसके बाद इनका रूट ये था कि भी 5 साल के बाद ये लोग अपना ILR अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ की नेशनैलिटी ले लेंगे। पाकिस्तान से एक पूरा रूट ये लोग ना वहाँ से बना के निकले थे, क्योंकि एजेंट्स ने इनको बड़े ही सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि आप लोग एक दफ़ा बस वहाँ पे चले जाएं इस वर्क परमिट के ऊपर और उसके बाद क्या कि आपकी ज़िंदगी ना वहाँ पे बड़ी ही इजीली सेटल डाउन हो जाएगी। अब जी मंसूर अहमद ने जायदाद में से अपना हिस्सा लिया और अपनी बीवी के नाम पे इसने ये वर्क परमिट जो था ना उसको इशू करवाया था और प्लान ये था कि भी इसकी बीवी यहाँ पे केयर होम में काम करेगी और साथ ही साथ जो मंसूर अहमद है वो वहाँ पे कोई ना कोई जॉब तलाश कर लेगा, मतलब दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करेंगे और बच्चे यहाँ पे जो है ना उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। ये लोग यहाँ पे आके अपना मतलब घर भी ले लेंगे और इस तरह से इनकी ज़िंदगी का जो पहिया है ना वो बड़े ही स्मूथली अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अब जी रूट मैप तो बहुत अच्छा था और इंसान बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन अब ये नहीं पता होता कि भी हमने जहाँ पे जिस ग्राउंड रियलिटी में उतरना है ना वहाँ पे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब इसके भाइयों ने ना पाकिस्तान में इनका जो आबाई घर था ना वो तो सेल नहीं किया, लेकिन मंसूर अहमद को उसके जायदाद के हिस्से के पैसे देने के लिए उन्होंने वहाँ पे कर्ज लेके ना इसको ये पैसे अदा कर दिए थे और साथ ही साथ इसको ये कहा था कि अब इस घर में ना तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बाकी के इसने पैसे जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी बेची और अपनी बीवी का जेवर भी बेच के ना ये यहाँ पे एक दफ़ा अपना मतलब सब कुछ स्टेक पे लगा के इस उम्मीद में यहाँ पे आ गया था कि वहाँ पे हमने जाके पैसे कमाने हैं
और हमारे जो है ना वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ पैसे इन्होंने साथ लिए और खैर ये लोग ना आज से कोई 3 साल पहले यहाँ पे यूके में आ गए। अब यहाँ पे ना जब ये लोग आए थे ना उस वक़्त यहाँ पे हाउसेस का क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा था और इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे ना रेंट के ऊपर इजीली घर भी नहीं मिलता था। और इन लोगों ने खैर यहाँ पे ना बड़ी ही दगोदो करके ना एक कमरा जो था ना वो किराए के ऊपर ढूंढ लिया, लेकिन वो भी इस शर्त के ऊपर था कि इन लोगों को पूरे 1 साल का जो किराया है ना वो एडवांस में पे करना पड़ेगा। और जब इन लोगों ने ये कमरा छोड़ के जाना होगा ना तो इन लोगों को कम से कम 1 महीने के जो पैसे हैं ना वो इनके एज ए सिक्योरिटी के तौर पे वो लोग अपने पास रख लेंगे। यानी कि जो माल के मकान है वो 1 महीने का किराया इनको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था कि अगर इन लोगों के रहने की वजह से घर में कोई वेयर एंड टेयर होती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या कमरे का कोई फर्नीचर या पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है ना तो उसकी उन्होंने श्योरिटी के तौर पे ये रखा था। खैर अब चूंकि ये लोग मर भर के यहाँ पे पहुँच गए थे, इन लोगों ने इस चीज़ का कड़वा घूंट भरा। जितने पैसे ये लोग साथ लेकर आए थे सिर्फ़ और सिर्फ इस मद में इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए कि भाई अब यहाँ पे सड़क के ऊपर तो नहीं ना रहना है, सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोग यहाँ पे आके सिर्फ एक कमरे में अपने बच्चों के साथ जो है ना वो सर्वाइव करें। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आके सर्वाइवल की जंग लड़नी थी तो इन लोगों ने खैर जी इब्तिदा तो कर ली। और फिर उसके बाद इन हौसला ये था कि भी चूंकि इनका वर्क परमिट इसकी बीवी का लगा हुआ है और ये केयर होम में जो है ना वो अपनी जॉब स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब केयर होम की जॉब्स का आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन सी सिचुएशन है और बहुत सारे लोगों के साथ ना इस मसले में स्कैम भी हुए। अब इन लोगों के साथ ये वाला स्कैम तो नहीं हुआ कि भी उस केयर होम का यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, वो कंपनी यहाँ पे मौजूद थी, इसकी बीवी ने आके वहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे दी। लेकिन जी अब कंपनी वालों ने ना इनको बड़ा ख़्वार किया और ख़्वारी ये थी कि भी वो ना इसकी जो सैलरी थी ना वो हर महीने इसकी बीवी के अकाउंट में नहीं आ रही थी। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि इंसान हैंड टू माउथ हो और उसको उसके लिए एक एक रुपया जो है ना उस वक़्त बड़ी ही अहमियत रख रहा होता है। और जी कंपनी वाले क्या करते थे कि भी काम करवा लेते थे और इस चीज़ का ना मतलब ये केयर होम में बड़ा झंझट है कि भी जो आवर्स बंदा काम जितने घंटे काम कर रहा होता है ना उससे कम सैलरी पे की जाती है इस मद में कि भी हमें पता नहीं चला और कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आया है। और इसकी बीवी खैर जी अब इस चीज़ को ना पहले 3-4 महीने बर्दाश्त कर गई कि भी कंपनी को पता नहीं चल रहा और चूंकि अंधे को दो आंखें चाहिए होती हैं। अब अगर वो नौकरी ही छोड़ देती तो उसका वर्क परमिट चला जाना था और वो उन लोगों के पास कोई स्टेटस नहीं होना था यहाँ पे रहने के लिए। तो खैर अब दोनों हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ में जो था ना वो स्ट्रगल कर रहे थे और बार बार कंपनी को ईमेल्स करनी, उनको फ़ोन करना कि भी मेरी बीवी ने इतने घंटे काम किया है और आप लोगों ने इतनी कम तनख्वाह दी है, तो आप लोग ना अपनी ये जो एरर आ रहा है ना इसको करेक्ट करें। और वो बेचारी जो थी वो यहाँ पे बसेस में सफ़र कर रही थी, बड़ी बड़ी दूर ट्रैवल करके पहले तो जाती थी। और इस चीज़ में मतलब जहाँ पे भी कंपनी ने उसे कहना ना कि भी अब इस जगह पे जाके तुमने फ़लाँ बंदे की लुक आफ्टर करनी है, आज इतने घंटे की तुम्हारी जॉब है। अब उसको उस काम के पैसे मिल रहे थे कि भी जितने घंटे उसने जाके ना उस बंदे को लुक आफ्टर किया। लेकिन अब बस में आने जाने में कितना टाइम लगता है और कितनी ख़वारी होती है, ये सिर्फ वही बंदा जान सकता है जो कि मतलब यहाँ पे आके इस चीज़ में से गुजर रहा हो। अब कहने को तो ये जॉब जो थी ना वो सिर्फ 6 घंटे की होती थी कि भाई इतने घंटे इसने काम किया, इतने घंटों के इसको पैसे मिलेंगे। लेकिन अब बस में आने जाने में इसको कोई तकरीबन 12 घंटे लग जाया करते थे। मतलब कभी कभी कभार इसको काफ़ी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था जहाँ पे कि जाने में कोई 2-3 घंटे सर्व हो जाते थे। पहले जाने में टाइम लगना, फिर वापस आने में टाइम लगना, बच्चों को ये लुक आफ्टर नहीं कर पा रही थी। और हस्बैंड जो था वो अभी इन चीज़ों में ही फंसा हुआ था कि भी मैं जॉब करूं और ना करूं कि भी बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है। खैर जी जैसे तैसे करके ना ये लोग कोई इनको साल लगा होगा और ये लोग ना यहाँ पे एडजस्ट हो गए कि बीवी का तो जो वो केयर होम में काम वगैरह चल रहा था, फिर उसने रिक्वेस्ट की कि भी मुझे यहाँ पे पास कहीं काम दिया जाए और ऐसी जॉब दी जाए जो कि मुझे एवरीडे पता हो कि मैंने कहाँ पे जाना है ना, मतलब एवरीडे इसको चेंज ना किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो केयर होम के इश्यूज़ हैं वो तो एक अजीब ही उनकी टेक्नोलॉजी है, उसको तो बंदा समझते समझते खुद शायद पागल हो जाए। और इसके हस्बैंड ने जो था वो एक फूड शॉप में जो था ना वो काम करना शुरू कर दिया जो कि घर के पास ही थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। इससे बच्चों को ज़रा मैनेज करना इनके लिए आसान हो गया।
फिर जी कोई अब ना तकरीबन 3 साल गुज़रने के अरसे के दौरान इसकी वाइफ़ की स्टिल वही सिचुएशन चल रही है कि भी जो केयर होम की कंपनी जिसके साथ इनका वर्क परमिट था ना, अब वो लोग इसको झंडी करवा रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि भी पहले तो वो सैलरी इसको बहुत कम दे रहे थे और आती भी मतलब कोई 2-3 महीने के बाद मतलब इसके पैसे नीचे रख के तो फिर आती थी और वो भी कम होती थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ थे इन लोगों को कि भी हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और हमें तनख्वाह कम मिल रही है। फिर अगर ये लोग बड़ा ज़ोर डालते थे, उस कंपनी को बार-बार कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाते थे, तो वो आगे से ना इनका जो अकाउंट था ना, उसको कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देते थे कि भी आप जो है ना जॉब इसको प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से आपको अब नेक्स्ट जॉब जो है ना, वो कुछ दिन के लिए नहीं दी जाएगी। अब जब जॉब कुछ दिन के लिए नहीं मिलती थी, तो फिर उसका क्या कि भी उसके पैसे ऑफ कोर्स कट ऑफ हो रहे थे। वो भी इनको टेंशन होती थी कि भी घर में बैठ के अभी वो क्या कर रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वही अगर जॉब पे जाएगी तो पैसे बनेंगे। अब जी चूँकि यहाँ पे यूके में हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए हैं और ये जो वर्क परमिट है उसके वीज़े के ऊपर बहुत ढेर सारी पाबंदियाँ आ गई हैं। तो जी अब ये जिस केयर होम के वर्क परमिट के ऊपर आए थे ना, वो वीज़ा तो था 5 साल का, लेकिन अब चूँकि कंपनी को हुकूमत की तरफ से लेटर्स आ रहे हैं और एक तरह से कंपनी जो है ना वो थ्रेट पे है। तो अब कंपनी ने जो है ना वो मंसूर की वाइफ़ को अब एक तरह से थ्रेट ही दिया है और ये उसमें कहा गया है कि भी आपका जो ये वर्क परमिट है ना, ये हम लोग वेरी सून इसको कैंसल कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी में अब मज़ीद वर्कर्स के लिए जगह नहीं रही है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए कोई और दूसरी जॉब या कोई और वीज़ा की स्पॉन्सरशिप जो है ना उसको तलाश कर लें। नहीं तो क्या है कि भी आपको हम लोग ना बड़ी जल्दी यहाँ से फ़ारिग कर देंगे। मतलब कि भी कंपनी ने पहले से उसको 1 महीने पहले लेटर लिख दिया है कि भी हमारी कंपनी में मज़ीद आपको रखने की जगह नहीं है। हालाँकि ये लोग काम भी ज़्यादा कर रहे थे और इनको पेमेंट भी कम मिल रही थी और ज़्यादा बोझ मतलब ये बार-बार रेज़िस्टेंस इसलिए नहीं कर रहे थे कि कहीं ये ना हो कि भी अपनी जॉब से ही हाथ धोने पड़ें। और वही हुआ जिसका डर था कि भी अब उसकी वाइफ़ की जो जॉब है ना और इसी तरह से उनका जो ये वीज़ा है, वो थ्रेट के ऊपर है कि भी अब उन लोगों को कोई और कैटेगरी या तो फाइंड करनी पड़ेगी या फिर क्या है कि भी ये लोग यहाँ से अब इनको वापस पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे 3 साल गुज़ारने के बाद इन लोगों के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि वो जो पैसे वहाँ से ये इन्वेस्टमेंट करके आए थे ना, वो ही इनकी रिकवर हुई हो। क्योंकि यहाँ पे रहने का जो मतलब कमरे का किराया वग़ैरह था और इसी तरह से बाकी के अखराजात जिसमें कि खाना-पीना और गैस और बिजली के बिल भी उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। तो इन सब अखराजात और स्पेशली जो ट्रैवलिंग का खर्चा होता है ना, वो बहुत ही महँगा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिल-मिला के जो थी ना मतलब कहने को बच्चों की एजुकेशन तो फ्री थी लेकिन वो फ्री ऑफ चार्ज कहने को ही होती है, अंदर से कोई ना कोई खर्चे निकल ही रहे होते हैं। और यहाँ पे इन 3 सालों में आके इन लोगों ने ना तो कोई होटलिंग की, ना कहीं बाहर आउटिंग पे गए और ना ही कोई इन्होंने नए कपड़े वग़ैरह बनाए। मतलब वो ही सामान जो कि पाकिस्तान से लेकर आए थे ना, अभी सिर्फ़ उसी में ही सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। लेकिन 3 साल अपनी ज़िंदगी के इतनी तगो-दो करने के बावजूद भी ये लोग इस काबिल ना हो सके कि यहाँ पे उनके पास सेविंग्स के नाम पे चंद पाउंड्स ही होते। और हस्बैंड अब अगर मज़ीद कोई वर्क परमिट मज़ीद तलाश करने की कोशिश करता है या कोई और रूट तलाश करता है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट जो है ना देने से पहले जो भी कंपनी आपको वर्क परमिट देती है ना वो अच्छी खासी रकम जो है ना वो आपसे चार्ज करती है। कोई 20,000 कहता है कि भी हमें दे दिया जाए तब आपको वर्क परमिट देंगे, कोई कहता है जी 25,000 हमें पे ऑफ कर दिया जाए तो तब हम आपको वर्क परमिट इशू करेंगे। तो इतनी ज़्यादा भी इनके पास रकम नहीं है कि वो उसको पे ऑफ करके तो अपने लिए कोई और वर्क परमिट तलाश कर सकें या किसी और वीज़ा कैटेगरी में ये लोग स्विच करवा सकें। अगर ये स्टडी वाली ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे ऑफ करनी होगी और दूसरा ये कि भी स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब करना अलाउ है। तो बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन है, पाकिस्तान अभी ये वापस जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे अपना ये सब कुछ जो था ना दाँव पे लगा के यहाँ पे यूके आ गए थे इन मतलब उम्मीदों में कि भी हम वहाँ पे जाके पैसा कमाएँगे। लेकिन यहाँ पे पैसा मतलब कमाना थोड़ा बहुत कमाया भी, लेकिन वो अखराजात ही पूरे करने में गुज़र गया, कोई सेविंग्स वग़ैरह नहीं हुई और अब इस वक़्त इनकी ये सिचुएशन है कि ये इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि भी ये वापस जाके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको दोबारा से शुरू कर सकें।
क्योंकि अब पाकिस्तान में भी जिस घर में ये लोग पहले रह रहे थे वहाँ पे अब इनका कोई हिस्सा नहीं है। अगर पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके इनको रेंट के घर में ही रहना पड़ेगा। और वहाँ पे पाकिस्तान में मतलब अगर नौकरी भी करते हैं, दोनों मिलके भी करते हैं, तो इतने पैसे नहीं होंगे कि भी घर का पहिया जो है ना वो चल सके। यहाँ पे तो जैसे तैसे फिर भी मतलब थोड़ी बहुत इनकी इनकम जनरेट हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में तो अब ऐसे हालात नहीं है ना। तो बड़ी ही बुरी तरह से ये लोग ना, ये फैमिली जो है वो यहाँ पे आके स्टक हो गई है। ना ये अब लोग आगे मज़ीद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और ना ही इनके पास कोई वापसी का रास्ता है। तो हमेशा पाकिस्तान से आने से पहले ना अपना कोई इस तरह की श्योरिटी करके आएँ, कोई ऐसी जॉब तलाश करके आएँ या कोई ऐसा वीज़ा लेकर आएँ जिसमें कि आप लोग थ्रेट पे ना हों कि भी आपको किसी भी वक़्त जो है ना वो वहाँ से फ़ारिग कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबके लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।